जय आदिवासी। आज जयस मिलन समारोह में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो हमारे मंच पे हमारे विराजमान हमारे पुरखे भगवान टंट्या भील, इनके जन्म के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो 26 जनवरी 1842 में इनका जन्म होता है। फिर उसके बाद में हमारे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म होता है। और उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए एक महापुरुष का जन्म होता है, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल 1891 को। साथियों, ये वो जो तिथि है, अगर हम इस तिथि को हम अनुसरण में ले लें तो हमारे समाज को किसी के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हैं। क्रांतिकारी योद्धा भी है, संवैधानिक योद्धा भी है और जमीन को बचाने वाला मालिक भी है। जब सामंतियों ने, ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने हमारे आदिवासी भाइयों पे अत्याचार किया था, तो उस समय में एक महानायक क्रांति सूर्य भगवान टंट्या भील का जन्म होता है, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन इतिहास से खिलवाड़ हुआ है। जिन्होंने नाखून भी नहीं कटाए वो शहीद है, और जिसने पूरे समाज के साथ में इस देश की लड़ाई के लिए, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसका नाम शहीद में भी नहीं गिना गया। ये ऐतिहासिक गद्दारी यहाँ के गद्दारों ने करी है। और ये गद्दार कहाँ बैठे हैं? संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो इन गद्दारों को अगर हमको उखाड़ना है तो पहले हमको शिक्षित बनना पड़ेगा। बिरसा मुंडा ने तीसरी क्लास तक पढ़ाई करी थी। कितनी? तीसरी क्लास तक पढ़ाई करी थी। 25 साल की उम्र में हम आदिवासियों को लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 देके गए। कितनी सी उम्र में? 25 साल की उम्र में। आज 25 साल के हमारा युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे दीवाना है। उसको नहीं मालूम कि मेरी जमीन को कैसे बचाना है, मेरे भाइयों को जो एक मुट्ठी दो मुट्ठी जो सोसाइटी में जो अनाज मिलता है वो कहां से आता है, उसको कैसे दिलाना है, वो नहीं जानता। आज हमारा युवा बीड़ी, सिगरेट, दारू में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। लेकिन हमारे पुरखे जो 25 साल की उम्र में इस देश और दुनिया को एक ऐसा इतिहास देके गए हैं कि आदिवासियों को भगवान का दर्जा दिला के गए हैं। ये हमारे आदिवासी पुरखों की अहमियत है, उनके विचार है। उस विचारों पे हमको काम करना पड़ेगा। आज हमारे पास जो 1-1 बीघा, 2-2 बीघा जो जमीन है, ये किसकी वजह से मिली है? किसकी वजह से मिली है? ये लोकसभा, राज्यसभा में ऐसा कोई बिल नहीं पास हुआ है। ये हमारे पुरखों ने आंदोलन किया है, उसके लिए अपने रक्त को बहाया है, तब जाके ये लैंड एक्विजिशन एक्ट बिल पास हुआ है, तब जाके हमारे हिस्से में 1-2 बीघा जमीन आई है। साथियों, उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, जब वो बंबई रेसिडेंसी से चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। हमारे आदिवासी भाइयों ने पश्चिम बंगाल से उनको चुनाव जितवाया और संविधान लिखने का उनको मौका मिला, तब जाके हमारे लोगों को लोकसभा में, विधानसभा में थोड़ा सा आरक्षण मिला, और उस आरक्षण के बलबूते पे हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा में गए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया हमारे साथ में, कि हमारे जल जंगल जमीन को बर्बाद होते देखते रहे और बिल पे साइन करते गए। आज भी माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया चुपचाप पंगु बन के खड़ी है, उसको संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए भी नहीं बुलाया। और जब पहला संसद सत्र लागू हुआ उसने भी नहीं बुलाया। अरे वो नाचने वालियों को बुला लिया, लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदया को वहां पर नहीं बुलाया। अब समय आ गया है कि हम ऐसे लोगों को भेजेंगे जो संसद भवन पे राज करें, ना कि वहां पर गूंगे और बहरे बन के बैठे। हमको ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा, तभी जाके बाबा साहब का, बिरसा मुंडा का, टंट्या भील का सपना साकार होगा। साथियों, हम जिस ग्राम सभा की बात करते हैं वो पुरखे हमारे जो 27,000 ग्राम सभा का संचालन करते थे, लेकिन उसी ग्राम सभा के मुखिया को ये डाकू बोलते थे। तुम्हारे बीच में यही प्रसारित किया गया कि टंट्या भील कौन था, तो बोले आदिवासी डाकू था। और आज हमने ये साबित कर दिया कि टंट्या भील एक क्रांतिकारी योद्धा था। वो इस देश की लड़ाई के लिए फांसी पे चढ़ा है। तो फांसी पे चढ़ने वाला योद्धा कभी डाकू नहीं होता है, वो इस देश का मूल मालिक था। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा, यहाँ के नेताओं को भी बोलना पड़ा। ये हमारे पुरखे हैं। अगर आदिवासी ने ठान लिया
तो ये जो आज हमारे राष्ट्रपति महोदय को वहाँ घुसने नहीं दे रहे ना, उनको ये हमारे भारत देश के 8% आदिवासी वहां से उखाड़ के फेंक देंगे अगर ठान लिया तो। लेकिन अभी बात यह है कि टंटे भिल के लाल आधे कांग्रेस में और आधे बीजेपी। जिस दिन अगर ये समाज के हो गए और अपने आदिवासी परिवार की ताकत को समझने लगे, उस दिन ये कांग्रेस बीजेपी वालों को समझ नहीं आएगी कि आदिवासी ने किया क्या है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 2011 की जनगणना के अनुसार 163.16 मतलब 1,53,16,000 हमारी मध्य प्रदेश में जनसंख्या है 2011 के अनुसार, और 21.10 मतलब प्रतिशत में देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो 21.10 इतनी हमारी जनसंख्या है। मतलब हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। अगर गुस्से में आ गए ना तो इन 5 को हम ऐसे दबा लेंगे एक आदिवासी। ये हमारी ताकत है। ये कांग्रेस बीजेपी वाले जो बड़े और बामन और साहूकारों की यहाँ पे दफ्तर में जाके बैठते हैं और वहां से हमारे जो आरक्षित सीट से राजनीति करते हैं, इनको हम ये बताना चाहते हैं कि वो समय है हमारा एक आदिवासी भाई अगर उसने ठान लिया कि मैं वो 5वां आदिवासी हूँ, जिन्होंने जो गैर आदिवासी जो हमारे लोगों पे राज करते हैं, दारू में उनको बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम जड़ से उखाड़ देंगे। तो ये काम हमारे सामाजिक मिशन के लोग ही कर पाएंगे। चाटुकार करने वाले हमारे लोगों को शराब में बोलने वाले लोग नहीं कर पाएंगे साथियों। हमें वो योद्धा चाहिए जो हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चले। आज समय वो है कि अगर हमें आज हम जिस ग्राम सभा की बात करते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है कि ग्राम सभा देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है। जब देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, जब देश में हाई कोर्ट नहीं था, तब कौन सा कोर्ट चलता था? बताइए कौन सा कोर्ट चलता था? हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। हमारी न्याय व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? ग्राम सभा। और आज भी वो विद्यमान है भाई लोगों। लेकिन इसका कारण ये है कि जब 1993 में हमारे यहाँ पे जब पंचायत अधिनियम आया, तब से राजनीतिक कारण हमारे समाज से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसको जड़ से खत्म कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो आदिवासी भाई है कंटेन हिल के जो लाल है वो आधे इधर और आधे उधर। अब वो समय आ गया है कि सबको एक होना है। इसके लिए हमको एक योद्धा को तैयार होना पड़ेगा। क्या इस लड़ाई में आप सबका योगदान रहेगा? हमारा भाई लोकसभा में, राज्यसभा में दमदारी के साथ संवैधानिक हक अधिकार की बात करें, क्योंकि सिर्फ लड़ाई सिर्फ हमारे राजेंद्र भाई की नहीं है, लड़ाई भारत भाई की नहीं है, लड़ाई हमारे भानु भाई की नहीं है, हम सब युवाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई है। आपको बताना चाहूंगा कि ये अफ्रीका से कुन्नो अभ्यारण्य में चीते लेकर आए। बोल क्या रहे, हम चीते लेकर आए। जंगल का राजा कौन है? तो बोले शेर है। लेकिन उसी राजा को अगर पिंजरे में बांध के रखेंगे तो वो शेर कहलाएगा या गुलाम कहलाएगा? तो वही आज हमारे विधायकों की स्थिति है। आज के जो हमारे विधायक है वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए वो संख्या 22 लोग को लेकर चले गए, वो हावी हो गया। लेकिन हमारे जो 47 विधायक है वो 6 सांसद है, आज भी सब गूंगे हुए हैं। जब हमारे भाइयों पे पेशाब किया जाता है, हमारे भाइयों को गाड़ियों से घसीट के मारा जाता है, हमारे भाइयों पे गोली चलाई जाती है, तो इनको सामाजिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ये आवाज उठाना चाहिए कि आदिवासियों पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है। लेकिन एक विधायक का स्टेटमेंट नहीं है कि हमारे आदिवासी समाज पे इतना अत्याचार शोषण क्यों हो रहा है। सिर्फ आदिवासी समाज ने ये हुक्म भरी है कि आदिवासी मैदान में उतरेगा, चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये हमारे भाइयों को लालच दे रहे हैं, किसी को बोल रहे भैया तुम हम ये ले लो, भैया तुम ये ले लो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको समाज का सामाजिक राजनीति को चाहिए, ना कि गुलाम चाहिए। जब हमारा समाज सामाजिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में भेजेगा तो हर एक का दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा भाई, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे कानून हो। क्योंकि जब कानून बनता है तो वहां पे हमारा विधायक आपत्ति ले सकता है। लेकिन अभी तक मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर में माझी और भोई समाज के लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया जा रहा है, तो वो 43 विधायक के आंखों में पट्टी बांधे हैं, कानों में रुई डाल के बैठे हैं। उनको सुनाई नहीं दे रहा क्या? उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या?
ये कारण है हम देश के युवाओं को मैदान में उतरने का। इसलिए क्योंकि जिनको हमने भरोसा किया, 70 साल से कांग्रेस पे भरोसा किया, 20 साल से बीजेपी पे भरोसा किया, लेकिन ये आदिवासी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो भैया आदिवासी को खत्म करते करते ना तो तुम्हारे पुरखे और तुम्हारे बाप दादा खत्म हो गए, आदिवासी भी खड़ा हो गया। अब ये खत्म होने वाला नहीं है, ये डरने वाला और भागने वाला खून नहीं है, ये लड़ने वाला खून है। आज साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारा हर एक युवा संविधान की प्रति लेके इनको पूछे कि आर्टिकल 275 के अनुसार तुमने हमारे आदिवासी बेटों को कितनी अनुदान राशि दी, साला एक विधायक नहीं बोल पाएगा। जब 200 बच्चों को वोट देने की बात आती है, जब हमारे गांव के लोगों को वोट देने की बात आती है, एक विधायक ने भी किसी ने भी मैंने नहीं सुना आज तक कि किसी ने आदिवासी समाज को वोट दिया, लिया क्या? तो ऐसे लोगों को क्या राज्यसभा में भेजना चाहिए, लोकसभा में भेजना चाहिए क्या? और ऐसे लोगों को लोग भेजते हैं, बोले मैंने आदिवासी समाज को खत्म कर दिया, बोले मैंने देश को खत्म कर दिया। अबे गधे, देश को खत्म नहीं किया तूने, अपने समाज की बर्बादी कर रहे हैं तू। ये जो युवा समाज में काम कर रहे हैं, ये दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, इन युवाओं की मेहनत पे तुम पानी फेर रहे हो। आज मैं बताना चाहूंगा, आरएसएस क्या है? एक संगठन है। कभी बीजेपी के लोगों ने उसका विरोध किया क्या? आपने सुना क्या बीजेपी के लोगों ने आरएसएस का विरोध किया क्या? वो तो संगठन है। आप संगठन का संघीय देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनाते हैं वो उनकी तरफ से। एक संगठन में वो ताकत होती है, तो वो आरएसएस के लोगों ने करके दिखाया। कांग्रेस का अपना संगठन है। अभी राजपूतों ने अपना एक संगठन बनाया, गली सेना। सब समाज का अपना अपने समाज को चलाने के लिए संगठन है। तो फिर ये आदिवासी 47 विधायक और 6 राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद को नहीं समझ में आता कि हमारे समाज का भी अपना संगठन है, हम इसका मदद करेंगे, इसका सहयोग करेंगे। लेकिन नहीं, इनकी राजनीतिक रोटियां खत्म हो जाए इसलिए बोलते हैं कि देश को हम हमारे क्षेत्र में पनपने नहीं देंगे। अरे देश ने भी ठान रखा है कि जो संविधान की बात करेगा, जो आदिवासी समाज की बात करेगा, वही आदिवासियों पर राज करेगा। नहीं तो भैया इनको भी वो रास्ता दिखाएंगे, जाओ तुम बढ़िया मामला उनके पास बैठो और उनके पास रहो। आज यहाँ की 60% जनसंख्या टोटल ट्राइबल है, तो 40% वालों को बोलेंगे बोरे बिस्तर बांध लो, ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, ध्यान रख लो, फिफ्थ शेड्यूल एरिया है ये। या किसी कलेक्टर की या एसडीएम की नहीं चलेगी, कलेक्टर एसडीएम को आदिवासियों से परमिशन लेना पड़ेगी। लेकिन कब? जब हमारा भाई वहां पर जाएगा विधानसभा में। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को हमने भी विधायक बना रखा है जो मनुवादी विचारधारा से हमारे क्षेत्र पे काम कर रहा है और हमारे क्षेत्र की जमीनों को चाहे निवेश क्षेत्र में दे रहा है, चाहे फैक्ट्रियों को दे रहा है, चाहे गैर आदिवासियों को दे रहा है। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलता है कि गैर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, तो फिर आप बताइए कि आदिवासियों की जमीन को कौन खत्म कर दिया? अरे भैया 1947 में हमारे पास कम से कम 60% जमीन थी, आज पूरे आदिवासियों के पास 3% जमीन है। तो जमीन को जमीन खा गया, आसमान खा गया। जब सरकार हमारी जमीन नहीं खरीद सकती तो आपके पास परमिशन लेने आती है कि नहीं आती है? अभी रत्नागिरी मेरे क्षेत्र के लिए किससे परमिशन लेने के लिए आई? ट्राइबल से परमिशन लेने के लिए आई कि नहीं आई? कंपनियां किसके पास आई? ट्राइबल के पास आई। हमारे आदिवासी भाइयों के पास परमिशन लेने के आई, वो परमिशन को निरस्त करवाए हमारे भाई लोगों ने। यही जनप्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ करोड़ों के लिए लालच में साइन कर देते हैं, इसलिए हमारे क्षेत्रों में फैक्ट्री लगती है, हमारे पर्यावरण, हमारे जल जंगल जमीन को प्रदूषित करने के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाती है। विकास के नाम पे 70 सालों से विकास के नाम पे गरीबी हटाओ को नारा दिया जा रहा है, लेकिन गरीबी नहीं हटी है, उल्टा गरीबों को हटाया गया है साथियों। और ये 100% इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। आज विश्व भूखमरी की रिपोर्ट बोलती है कि सबसे ज्यादा कोई गरीबी से प्रभावित है तो भारत के आदिवासी लोग हैं। ये डाटा बोलता है। अगर क्राइम रिपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के आदिवासियों पे हो रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा कोई आदिवासी रहता है तो वो मध्य प्रदेश में रहता है। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासियों के बारे में नहीं सोचता है, यहाँ का राज्यपाल आदिवासियों के बारे में नहीं सोचता है। आप बताइए कि किस आंदोलन को यहाँ के मुख्यमंत्री ने समर्थन दिया?
यहाँ के राज्यपाल ने समर्थन दिया, यहाँ के विधायक ने समर्थन दिया। अरे हमारा गांव का सरपंच हमारे लिए खड़ा नहीं होता है कि हमारे भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, हम उसके लिए खड़े हो जाए। इतना पंगु बना दिया, उनको दिमाग से पूरा पैदल बना दिया। अरे इन पुरखों के बारे में तो सुन, इनका नाम सुन के ये मनोवादी लोग ऐसे थर-थर कांपते थे, लेकिन वो व्यवस्था कहाँ गई, कैसे खत्म हो गई? भैया दारू बीड़ी सिगरेट इनसे बाहर निकलो और अपने हक अधिकार की बात करो, तब जाके ये लोग भागेंगे आपसे। संविधान की बात करो, तब ये लोग आपसे भागेंगे, ऐसे भागने वाले नहीं है। आज वो संविधान बदलने की बात करते हैं, किसके बलबूते पे मालूम है? आपके वोटों की बलबूते पे वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उनको वहां से अगर वापस लाना है तो हमको विधानसभा की और लोकसभा की ओर रुख लेना पड़ेगा। तभी आज हमको ये 47 सीटें आदिवासियों की और कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे हमारी महू विधानसभा, वहां पर तकरीबन 45% आदिवासियों का योगदान होता है। अगर वो 45% आदिवासी अगर एक हो गए ना, तो हमने इस बार दावेदारी ठोक दी कि इस बार मैदान में जयेश रहेगा, चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले या बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हारे सामने जयेश खड़ा है। इसलिए साथियों, ना कांग्रेस का कोई नेता अपनी दावेदारी ठोक पाया है, ना बीजेपी का। वहां पर बीजेपी की जो मंत्री महोदया है उसका टिकट भी मुश्किल में, जबकि मंत्री है। तो ये समाज में ताकत होना चाहिए, ये ताकत हमारे भाइयों को आप लोगों की बदौलत मिलेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ नाम के लिए नहीं खड़ा होना है हमको साथ में। देखो जीत में तो सब सहयोग में आएंगे, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो दुख में और तकलीफ में भी साथ में है। आज हम तकलीफ में हैं, आज हम संघर्ष कर रहे हैं। ये देश संगठन नहीं है, इसको संगठन मत समझो। ये हमारे आदिवासी भाइयों की मेहनत है, हमारे पुरखों की विचारधारा है। इस विचारधारा पे हमको चलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि ये जो पीला कारवा है, जब एक माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है तो जो उस पर जो कलर लगा रहता है, जो ब्लड रहता है हमारा, वो येलो कलर का होता है, यानी कि पीले कलर का होता है। जब धरती से बीज अंकुरित होता है तो वो पीले कलर का होता है। जब हमारा सूर्य जब उदय होता है तो उसका भी जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है। तो ये जयेश है, ये उदय का प्रतीक है, और ये उदय का प्रतीक है कांग्रेस बीजेपी की नींव धारण करके रखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक 70 सालों से हमारे ऊपर अत्याचार शोषण किया है। साथियों, आज हमारी माता बहनें मजदूरी करने जा रही है गाड़ियों में भर भर के, दूसरे समाज की औरतें क्यों नहीं जाती है? दूसरे समाज के लोग हमारे पे राज कर रहे हैं, ये आप सबको पता है साथियों। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, देखो हम आदिवासी लोग हैं, खेल कोई सा भी हो, हम गरीब लोग हैं, या तो जीतेंगे या सीखेंगे, हारने के भी नहीं। तो इसलिए हारने का तो सवाल ही नहीं है। तो साथियों, आप लोगों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर हम मैदान में उतरे हैं तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से उतरना है। हमको सिर्फ राजनीति से मतलब नहीं है, हमको हमारा समाज खड़ा करना है। इसलिए हमको राजनीति में उतरना है, इसलिए नहीं कि हमको विधायक बनना है। अरे विधायक तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन जब समाज खड़ा हो गया तो आप जिसको बोलोगे वो आपका विधायक होगा, उसको जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, और आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।